नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए हम आपको जो कि 17 अक्टूबर को आपका पेपर प्रस्तावित है, उसके लिए जो 50 नंबर के कॉमन प्रश्न हैं, उनके मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने दूसरा मॉडल पेपर देखा था, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपका मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका मॉडल पेपर नंबर 3। टोटल 50 प्रश्न होंगे, लास्ट में 5 प्रश्न रीजनिंग के भी होंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश यहाँ पर जो है वो सही होगा। सोयाबीन का जो नाम है वो सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है? तो प्रोटीन आपको यहाँ से याद रखना है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत के रूप में आपको सोयाबीन देखने को मिलता है और इसके अलावा वसा भी इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें कि सबसे बड़े उत्पादक राज्य के रूप में, तो कुल क्षेत्र का 3/4 से भी अधिक जो भाग है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और अगर बात करें कुल उत्पादन में इस राज्य का भारत में पहला स्थान है। इसके बाद कौन कौन से आते हैं? तो इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, इन सभी का स्थान आता है। दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त जो है वो नहीं है? विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आंसर की बात करते हैं, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका बिल्कुल सही होगा। और ये जो है ग्लोब पर वृहत वृत्त ना बना करके लघु वृत्त जो है वो बनाती है। ये आपका इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। और बाकी जो दूसरे ऑप्शन है बी और सी, ये आपके अर्धवृत्त जो है वो बनाते हैं। प्रश्न अगर थोड़ा सा और ये सही तरीके से पूछा गया होता तो प्रश्न ये पूछ रहा था कि वृहत वृत्त इनमें से कौन सा है, नहीं यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और तब आपका जो आंसर है वो विषुवत रेखा जो है वो होना चाहिए था। इस तरीके से प्रश्न ज्यादा आपका सही है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोडियम क्लोराइड जो है वो सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का जो परसेंट है वो 27.21% जो है वो आपको देखने को मिलता है। मैग्नीशियम जो क्लोराइड है वो 3.80 आपको देखने को मिलता है परसेंटेज में। मैग्नीशियम जो सल्फेट है ये आपको 1.65% देखने को मिलता है। कैल्शियम जो सल्फेट है वो आपको 1.26%, यानी अलग अलग ऐसे परसेंट है जो देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न चौथा। भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीय जो है उनके नैराश्य का, या फिर भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, या फिर गांधी जी के जो लेखन है उनमें देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, या फिर AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सही जो है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो भड़काने वाला लिखा है ये आपका गलत है कि गांधी जी के लेखन में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने की तो बिल्कुल बात नहीं की गई थी, ये गलत है। बाकी जो फल यहाँ पर पहला दे रखा है बिल्कुल सही है, दूसरा भी और चौथा भी, यानी कि पहला दूसरा चौथा वाला ऑप्शन बी है, यही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 ईस्वी जो है सन भी याद रखिएगा। और करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा यहीं पर जो है वो दिया गया था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न पांचवा। बंगाल प्रांत का जो विभाजन है वो किस वायसराय के काल में जो है वो किया गया? लॉर्ड लैंसडाउन के, लॉर्ड एलिंगन जो है उनके, लॉर्ड कर्जन के या फिर लॉर्ड मार्ले के? बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और जो बंगाल का विभाजन है वो आपको 1905 में देखने को जो है वो मिला था। प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है कि जो बंगाल विभाजन है इसको कब जो है समाप्त कर दिया गया था, किसका शासन था तब समाप्त कर दिया था? तो 1911 का जब टाइम आया था तब दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे,
उनके दिल्ली दरबार में 1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। छठा प्रश्न देखते हैं, कालागढ़ बांध किस नदी पर जो है वो बना हुआ है? यमुना, शारदा, गंगा या फिर रामगंगा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो रामगंगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो कालागढ़ बांध है वो रामगंगा नदी पर बना हुआ है, और रामगंगा जो नदी है वो जो हिमालय श्रेणी है उसमें कुमायूं मंडल के दक्षिणी भाग में नैनीताल के समीप से निकलती है। स्थिति भी आप जो है वो याद रख सकते हैं, और लंबाई इसकी कुल 600 किलोमीटर है। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुंदरवन आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है आपका। भीतरकनिका उड़ीसा में, बिल्कुल आपका सही है। पिचवरम तमिलनाडु, ये भी आपका सही है, हो सकता हो ना सुना हो आपने, याद रखिएगा इसको भी। और जो वेम्बनाड झील है ये आपकी कर्नाटक में नहीं है, ये आपकी केरल में है। देखिए, जो सुंदरवन है ये टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चीता हो गया, हिरन है, जंगली सुअर है, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो पिचवरम है तमिलनाडु में है। ये जो है जो स्थान है इसमें वेदांतंगल पक्षी विहार जो है वो है। और जो भीतरकनिका है ये वन्य प्राणी अभयारण्य उड़ीसा राज्य में है। मगरमच्छों के संरक्षण से संबंधित है, प्रजनन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। और जो वेम्बनाड है ये आपकी झील है जो कि केरल राज्य में है। आठवां प्रश्न है, इनमें से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी जो है वो कौन सी है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, नर्मदा नदी आपका बिल्कुल सही होगा। उद्गम स्थल इसका पूछा जाता है तो अमरकंटक के पश्चिमी ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई पर जो है इसका उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का। साथ ही साथ प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात जो है कौन सी नदी बनाती है? तो आपकी नर्मदा नदी जो है वो बनाती है। जब ये जबलपुर के नीचे जो भेड़ा घाट पड़ता है उसकी संगमरमर जो चट्टानें हैं उनको काटते हुए जाती हैं तो धुआंधार जलप्रपात बनाती हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं कि अरब सागर में गिरने से पहले ये एस्चुरी का निर्माण भी जो है वो करती हैं। नवा प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी जिसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं उसमें इनमें से किस एक वृक्ष का जो है वो बाहुल्य है? चीड़, देवदार, सिल्वर फर या फिर नीला पाइन? आंसर की बात करते हैं तो देवदार जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपको अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग जो है वो जो पेड़ हैं वृक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जो पश्चिमी हिमालय अगर इस पर बात करें 1800 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पर तो आपको शीतोष्ण कोड़धारी वन देखने को मिलते हैं। 2500 जो मीटर है उसमें एक चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं जिसमें चीड़ हो गया, देवदार हो गया, नीला पाइन है जिसको हम ब्लू पाइन कहते हैं, और भी बहुत से ऐसे वृक्ष हैं। जब बात होती है 2500 से मीटर से ऊपर की तो उसमें सिल्वर फर और पीला पाइन वृक्ष जो है वो देखने को मिलते हैं। और 900 से 1800 जो मीटर यानी कि नीचे वाली जो इसकी रेंज है उसमें आपका चीड़ के वृक्ष अधिकता में जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका देवदार जो है वो सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, इनमें से किस एक प्रकार की मृदा की जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है मिट्टियों में काफी बार इस टाइप के प्रश्न। तो कणों के आधार पर जब आप मिट्टियों का डिवीजन करते हैं तो 4 प्रकार में बांटी जाती है। मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी, और या उसको आप दूसरे नाम भी दे सकते हैं कि महीन कण वाली मिट्टी या पतली मिट्टी। पर मेन वैसे देखेंगे तो मिट्टियों के प्रकार अलग-अलग होते हैं। 8 प्रकार की मिट्टियाँ आपको देखने को मिलती हैं। पर आकार के आधार पर जब कहते हैं तब हम उसमें मोटी बालू या फिर महीन बालू या फिर सिल्ट या फिर क्ले इस टाइप से डिवीजन करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? जल धारण की क्षमता सबसे अधिक, तो जिस मिट्टी की कण के जो आकार होते हैं वो बड़े होते हैं उसमें जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन दोमट बालू जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बालू है आप देखते हैं उसके कण एकदम महीन होते हैं।
तो मैंने क्या कहा, जिनके कण बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें कम होती है, और जिसका जस्ट अपोजिट, जिनके कण एकदम महीन होते हैं, उनमें जल धारण की क्षमता उतनी अधिक होती है। तो आपका दोमट बालू यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 प्रश्न आपका है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। प्रश्न आपका अगला है कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र आपको देखने को मिलता है? केरल में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनों का विस्तार है। 12 नंबर प्रश्न है, नगरीकरण का कारण यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो ग्रामीण नगरीय असंतुलन, इस टाइप से अलग अलग पॉइंट है। लास्ट में इस टाइप से है कि पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, या फिर सभी। तो नगरीकरण के जो कारण है उसमें ग्रामीण नगरीय असंतुलन आता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसर की जो कमी है वो भी आपका नगरीकरण का एक कारण आ जाएगा। कृषि भूमि के ना बढ़ सकने वाली जो प्रकृति है वो भी है। नगरों की चुंबकीय विशेषताएं भी आपका इसमें आ जाएगा, लोग खींच रहे हैं लगातार। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु ये स्वतंत्रता जो है वो अंतर्निहित होती है किस अनुच्छेद में? ये आपसे पूछा गया है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर 19(1) आ जो है ये आपका सही हो जाएगा, जिसमें सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दिया गया है, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है वो बताई गई है। अब ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो 19(1) में आ भी है, बा भी है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, छोटा आ आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन इनमें से कौन एक बुला सकता है? यही प्रश्न पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा का अध्यक्ष? आंसर की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद जो है उसके दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति जो है ये बुला सकता है। परंतु अगर ये पूछा जाए कि अध्यक्षता कौन करता है, तब आपका आंसर बदल जाएगा। तब आप कहेंगे लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्षता करता है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब आपसे पूछी जाए अध्यक्षता, तो लोकसभा के अध्यक्ष में भी देखिए अध्यक्ष वर्ड आ रहा है और अध्यक्षता में भी आ रहा है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्षता करता है, और बुलाने का काम जो बचा हुआ है यानी कि राष्ट्रपति जो है वो करता है। अब यहाँ पर ये भी एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि ये किस अनुच्छेद में जो है आपका आता है। तो आपका अनुच्छेद 108 में ये उपबंध किया गया है, जो मैंने बताया संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारतीय जो संविधान है उसकी उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? 17, 24, 42, या फिर 44? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। आंसर तो यहाँ पर आपका सी वाला जो है सही हो जाएगा। इसी में संशोधन किया गया था, इसी में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है इसके स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये आपका जो है वो प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस कर दिया गया था। और एक पॉइंट है वो है राष्ट्र की एकता। तो राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है उसको जोड़ दिया गया था। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि उद्देशिका में संशोधन क्या हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित जो है कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है, राज्य सरकार जो है उसके द्वारा किया जाता है, मंडल के आयुक्त द्वारा होता है, या फिर जनपद के जिला अधिकारी के द्वारा होता है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो राज्य सरकार आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन करता है क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र का निर्धारण? तो राज्य सरकार के द्वारा होता है।
अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है? 243 चारों ही ऑप्शन में है, बस उसके ब्रैकेट में एच आई जे के ये अलग अलग हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 आई, इसके अनुसार आपका हिंदी में से झा कहते हैं। ये जो आई है इसके स्थान पे आपको झा देखने को मिल सकता है। ये पंचायतों की वित्तीय जो स्थिति है उसके पुनर्विलोकन जो है उसके वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है उस करता है। या आप डायरेक्ट जो यहाँ पर प्रश्न में लिखा है वित्त आयोग का गठन, तो आप वही पॉइंट बस केवल ध्यान रखिएगा 243 आई के अनुसार। 18 प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है? अनुदान, प्रशासन, ब्याज का भुगतान या फिर सामाजिक व्यय? तो सबसे बड़ा जो व्यय है वो किसका है? वो आप कहेंगे ब्याज के भुगतान का है। सी वाला आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आईडीबीआई बैंक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक आपका सही होगा। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक के रूप में जाना जाता है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा? विक्रय और क्रय कर का, प्रवेश कर का, दोनों का या फिर सभी का? आंसर की बात करते हैं तो आपका विक्रय और क्रय कर दोनों का जो है स्थान लेगा मूल्य संवर्धित कर। 21 प्रश्न से आपके विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं कि कुछ कथन दे रखे हैं उन पर विचार करने को लेकर बताया गया है। पहला कथन कह रहा है कि आकाश के नीला दिखने का जो कारण है वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। दूसरा कथन कह रहा है इंद्रधनुष के 7 रंगों का जो कारण है वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तीसरा कह रहा है सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आपको बताना है इन तीनों में से सही कौन सा है। केवल पहला, पहला और तीसरा, या फिर दूसरा सही है या दूसरा और तीसरा? तो सबसे पहला आपका बिल्कुल सही है। आकाश का जो नीला दिखना है का कारण जो होता है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। रीजन इसका क्या होता है, कैसे होता है? तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के धूल कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं। जब सूर्य से किरणें आती हैं, तरंगे आती हैं, तो यहाँ से गुजरते हुए आती हैं और जिनके जो न्यास होते हैं इनके तरंगदैर्ध्य से छोटे होते हैं, जो कि आप कहेंगे कि लघु जो तरंगे होती हैं वो प्रकीर्णित हो जाती है, उनका प्रकीर्णन हो जाता है और जिसके कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। और अगर बात करें दूसरे वाले की तो ये आपका गलत है। तीसरा वाला भी सही है, सूर्योदय के समय सूर्य का जो लाल दिखने का कारण होता है वो भी आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है, वो रीजन होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम क्या होता है, किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है प्रकाश की जो छोटी तरंगे होती हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है और केवल जो लाल रंग होता है वो आगे बढ़ने के कारण आप कह सकते हैं सूर्योदय और जो सूर्यास्त है उसके समय आकाश में आपको जो सूर्य है उसका लाल रंग दिखाई देता है। साथ ही साथ जो दूसरा प्रश्न कह रहा पॉइंट कह रहा था यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, यानी आंसर तो आपका यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उनका कारण क्या होता है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना जो है वो होती है। इसमें जो जलकण होते हैं वो प्रिज्म के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार जो है वो किया? रदरफोर्ड या फिर रॉन्टजन या फिर मैक्सवेल या फिर टॉरिसेली? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका रॉन्टजन जो है इन्होंने एक्स किरणों की खोज जो है वो की थी। कब की थी? तो 1895 में जो है वो रॉन्टजन के द्वारा जो है वो की गई थी। इसका जो उत्पादन है उसके लिए कूलिज जो नलिका है उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो होती है
तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम आपको इसकी तरंग दैर्ध्य देखने को मिलती है। और ये जो किरणें हैं उनका जो निर्वात में वेग होता है वो होता है 2 गुणे 10 की घात 8 और ये मीटर प्रति सेकंड में जो है वो वैल्यू होती है, मीटर प्रति सेकंड में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 23। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस जो है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। आपको बताना है अधूरा जो प्रज्वलन है उसके कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस जो है वो कौन सी होती है? आंसर की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है आपकी। सी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जब कार्बन का परमाणु ऑक्सीजन की कम मात्रा में अधूरा जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बनती है। और जो मीथेन यहाँ पर आपका पूछी गई है, मीथेन जो गैस होती है ये दलदली स्थानों पर उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे मार्स गैस भी जो है वो कहते हैं। ये काफी बार बताया भी मैंने, शायद इससे पहले आया भी था। और गोबर गैस और जैविक पदार्थ जो हैं उनसे भी आपकी मीथेन गैस जो है उत्पन्न की जाती है। इसमें जो बी वाला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपकी हास्य गैस जो है वो कहलाती है, जिसे हम लॉफिंग गैस जो है वो कहते हैं। 24 प्रश्न आपका है, निद्रा रोग नामक बीमारी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है? 4 रीजन दिए हुए हैं, आपको बताना है। स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किससे होती है? विटामिन ए की कमी से होती है, शरीर में कैल्शियम की कमी से होती है, रक्तचाप के बढ़ने से होती है या फिर ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो निद्रा रोग आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ है, इसके कारण जो है वो उत्पन्न होती है। और ये एक आपका परजीवी होता है जो कि सीसी नामक मक्खी होती है। कौन सी मक्खी? सी सी नामक मक्खी होती है, जिसके शरीर में के या उसी से फैलता है, सीधे इतना याद रखिए। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जब ये मक्खी है काट लेती हैं तो जीवाणु जब इसका शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इससे जो लसिका ग्रंथियां होती हैं ना वो बढ़ जाती हैं और शरीर में दर्द होने लगता है, कमजोरी महसूस होता है, रोगी को दिन में भी नींद आने लगती है, बोझिल महसूस होता है। और यही सारे जो है इसके लक्षण आप कह सकते हैं। और इसके इलाज के लिए ट्रिप्सेमाइड, इसकी सुई जो है उसका पूरा कोर्स जो है वो कराया जाता है। 25 प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इच थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी या फिर पैरासिटोलॉजी या फिर मैकेकोलॉजी। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो एंटोमोलॉजी आपका जंतु विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 26। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपको बताना है कौन सा होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर इरेप्सिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा होता है? आंसर की बात करते हैं तो पेप्सिन। प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जो है खंडित कर करके उसको सरल पदार्थों में जो है वो तोड़ देता है। रेनिन जो है ये आपका एंजाइम दूध में जो घुली हुई प्रोटीन होती है जिसका नाम है केसीन, इसको क्या करता है? ये ठोस प्रोटीन, केसीन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा केसिनेट जो है उसको दही के रूप में जो है वो बदल देता है। और दुग्ध प्रोटीन के रूप में जो पचाने वाला एंजाइम है ये आपका रेनिन ही यहाँ पर सही होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और ऑप्शन में ट्रिप्सिन भी है। ट्रिप्सिन जो है ये क्षारीय प्रोटीन को पचाता है, ये क्षारीय प्रोटीन को बचाता है। और जो इरेप्सिन है ये आपका प्रोटीन के जो अनपचे भाग होते हैं, अनपचे भाग, उसको अमीनो एसिड में बदल देता है, अमीनो अम्ल में जो है वो बदल देता है। 27 प्रश्न आपका, ब्रह्मोस एक क्या है? एक वायुयान है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक प्रक्षेपास्त्र है या फिर एक पनडुब्बी है? आंसर की बात करते हैं तो ब्रह्मोस आपका एक प्रक्षेपास्त्र है। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और ये आपको जो भारत रूस संयुक्त परियोजना थी उसमें देखने को भी मिला था। और इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है, ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार से चलने वाली ये
8 मीटर लंबी मिसाइल 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो जा सकती है। 28 प्रश्न है, भारत में सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर केरल? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा और लोग साथ, ताकि और लोग भी जुड़ सकें, अधिक से अधिक लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो बताइए भारत में सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन कर्नाटक यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कर्नाटक जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। 29 प्रश्न आपका है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या फिर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क? आंसर की बात करते हैं तो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क बिल्कुल सही होगा। ये पार्क दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क है। 1300 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है और भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क के रूप में भी जाना जाता है। स्थापना इसकी 1935 में, उस समय राज्य के जो तत्कालीन गवर्नर थे जिनका नाम था सर हेली, क्या नाम था उनका? सर हेली। और हेली के नाम पर इसका नाम रखा गया था और इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो है इसका पहले नाम था, पर बाद में इसे बदल दिया गया था हेली नेशनल पार्क। अब बाद में नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कर दिया गया था। और साथ ही साथ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जिले हैं जिनके लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राजाजी राष्ट्रीय पार्क 1983 में स्थापना इसकी हुई थी। बी वाला ऑप्शन जो दे रखा है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले जो है उसमें जो है वो स्थित है। पारायण पोर्शन में ये बहुत पूछा जाता है, बहुत फेवरेट है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 1989 में स्थापित हुआ था, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। अगला देखते हैं आपका 30 नंबर प्रश्न, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है वो स्थित है दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में या फिर कोलकाता में? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका देहरादून यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। 31 प्रश्न आपको एक तरफ कप दे रखे हैं और एक तरफ उससे संबंधित मिलान करना है, बताना है कौन किससे संबंधित होता है। रंगास्वामी कप, रिलायंस कप, रोवर्स कप, वेलिंगटन कप, क्रिकेट, नौका दौड़, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ? और एबीसीडी के फॉर्म में नीचे ऑप्शन भी जो है वो दे रखे हैं, तो बताइए कौन सा किससे मैच होगा। सबसे पहले बात करते हैं रंगास्वामी जो है वो कप की। रंगास्वामी जो कप है ये आपका स्थित है, संबंधित है हॉकी से, तो आपका ये फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा। फिर दूसरा जो आपका आता है वो आता है रिलायंस कप, ये आपका क्रिकेट से संबंधित होता है, तो ये आपका मैच हो जाएगा फर्स्ट वाले से, तो हम इस टाइप से मिला देते हैं। फिर आपका रोवर्स कप जो है थर्ड वाला, ये किससे संबंधित होता है? ये फुटबॉल से संबंधित होता है, ये थर्ड वाले से मैच हो जाएगा। और लास्ट में जो आपका बचा वेलिंगटन कप, ये आपका नौका से यानी कि नाव दौड़ जो होती है ना उससे जो है वो संबंधित होता है। इस टाइप से आप चारों को याद रख सकते हैं। ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका इनमें से सी वाला होगा 4 1 3 2, ये आपका जो है वो यहाँ पर क्रम दे रखा है। देखिए सबसे पहले 4 हमने मिलाया था, फिर आपका 1 मिलाया था, फिर आपका 3 मिलाया था, फिर हमने 2 मिलाया था। अगला प्रश्न 32 कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर भी जो है वो कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? आपको बताना है कि जो राज्य दे रखे हैं इनमें से किसे भारत का कोहिनूर के नाम से भी जाना जाता है? आंसर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 33 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति से जुड़ा रहा है? एम एस स्वामीनाथन, डी आर गॉडगिल, सी डी देशमुख या फिर सी एन वकील? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हरित क्रांति जो है उससे जुड़े हुए हैं। एम एस स्वामीनाथन जो है, इसके इनके अलावा नॉर्मन ई बोरलॉग जो है, उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। दोनों ही आपके हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। ये जो है भारत के लेवल पर, और नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति जो है उसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको? एम एस स्वामीनाथन, आप जो है वो याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 34, कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1892 या फिर 1909, यानी 1909, 1919, 1935। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो प्रांतों में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो आई थी भारत शासन अधिनियम से। कौन सा? 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। और जबकि भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ से अगर दो टाइप के प्रश्न आ सकते हैं कि जो द्वैध शासन व्यवस्था है आपका किस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, तो आप कहेंगे 1935। किस अधिनियम में से लागू किया, चालू किया गया, तो आप कहेंगे 1919, यानी 1919। साथ ही साथ जो 1892 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर ए वाला, ये भारत शासन अधिनियम 1892, इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका सभा के जो सदस्य थे उनको कार्यकारिणी परिषद के बजट पर बहस का अधिकार जो है वो मिला हुआ था। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, वो सारी चीजें इसमें जो है वो आती हैं। और जो बी वाला आपका ऑप्शन है 1909 वाला, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग से मताधिकार और अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वो की गई थी। और इसी के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में भागीदारी भी मिली थी। तो ये चारों मैंने आपको बता दिया। आंसर 1919 यहाँ पर सही होगा। 35 प्रश्न है। यहाँ पर सूची एक दे रखी है, कुछ सन दे रखे हैं, सूची दो भी दे रखी है, और यहाँ पर उसके बारे में पॉइंट लिखे हुए हैं। आपको बताना है इस टाइप से एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है कि सूची एक और दो को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए जो कोट है उसका प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किससे संबंधित है? तो आप इन चार ऑप्शन में कहेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना से संबंधित है। फर्स्ट का आपका फोर्थ हो जाएगा। देखिए तो केवल इसी ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन देखिए चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। 4321, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। अभी मैंने बताया था सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जो है वो प्रारंभ यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जो है इससे वाले से मैच कर जाएगा। वायसरॉय इस समय लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। भारत परिषद अधिनियम 1919 की बात करें तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन, ऊपर वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया था, 1919 वाले में द्वैध शासन का प्रारंभ जो है वो हो गया था। और इस समय गवर्नर वायसराय जेम्स फोर्ड थे। वायसराय जेम्स फोर्ड। और भारत परिषद अधिनियम 1935 जो है, इसमें प्रांतों में स्वायत्ता के लिए प्रावधान जो है वो था। और इसमें जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेलिंगटन। तो प्रश्न कई बार जो वायसराय हैं उनसे भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। और जो रेगुलेटिंग एक्ट वाला था इसमें वायसराय आपके थे जो वॉरेन हेस्टिंगस थे, वो बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगस करके प्रश्न काफी पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न 36 है। कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, आपको बताना है कि उसके आधार पर ऑप्शन सही, दोनों में से सही कौन है और कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है उस पर बेस्ड है। तो कथन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन को। कारण कह रहा है कि करो या मरो का जो नारा है लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है? दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण सही नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो इनमें से सही कौन सा है, तो ए वाला ही सही है आपका। यानी कि दोनों कथन आपके सही भी हैं और सही व्याख्या भी जो है इसकी है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तो कथन भी यहाँ पर सही है, कारण भी इसका सही है, और इसका जो रीजन दिया गया है वो भी, यानी कि स्पष्टीकरण भी सही है।
37 प्रश्न आपका है कि सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सही मिलान करना है, बताना है कि कौन-सा किससे जो है वो मैच होगा। ए ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, थोड़ा-सा और इसको बड़ा कर देते हैं। बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी है श्रीमती एनी बेसेंट, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। अब बताना है कौन किसके संस्थापक, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे ये इस टाइप से ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मदन मोहन मालवीय की। मदन मोहन मालवीय जो है, ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना से संबंधित है, तो ये ए वाला थर्ड वाले से मैच हो जाएगा आपका। फिर जो मोतीलाल नेहरू हैं, इनकी बात करें तो मोतीलाल नेहरू जो हैं और चित्तरंजन दास दोनों का नाम देखने को मिलता है। इसमें स्वराज्य पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया था। तो ये जो आपका मोतीलाल नेहरू है, ये आपका फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा, स्वराज्य पार्टी से संबंधित। और आपका जो श्रीमती एनी बेसेंट हैं, ये आपके होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित हैं, तो ये फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। ऐसा नहीं केवल आपको ये देखना है कौन किससे मैच हो रहा है, ये ध्यान भी रखना है क्योंकि प्रश्न आपसे ज़रूरी नहीं है ऐसे पूछा जाए, डायरेक्ट होम रूल लीग के संस्थापक के रूप में पूछ लिया जाए, तो आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। और बचा आपका क्या कौन-सा नाम? गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का प्रारंभ। ये आपके इस टाइप से हो जाएँगे। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में, भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी 1905 में और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ये तो मैंने बता दिया, स्वराज दल का गठन 1923 में है। सन भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन कौन-सा सही होगा? पहला सही होगा, 3, 4, 1, 2 करके जो है ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दे रखा है। 38 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्य के लिए या उद्योगों के लिए? बताइए। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा या सभी, कौन-सा सही होगा? तो आप कहेंगे इन सभी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है। आंसर आपका यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। 39 प्रश्न है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र या फिर आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र? तो बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा वाला यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा वाला आधुनिक राजस्थान का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल नहीं था। ये तीनों आपके जो है यहाँ पर सही हो जाएँगे। और जो बाबर था वो मुगल साम्राज्य का जो है वो संस्थापक था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 40 प्रश्न शेरशाह सूरी के संदर्भ में पूछा गया है कि जो इसने सुधार किए थे उसमें से कौन-कौन से सम्मिलित थे? राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार या फिर करेंसी प्रणाली में सुधार? सही उत्तर को छाँटिए। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा या फिर सभी? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सभी सुधारों में जो है वो आ जाते हैं। ये सभी सुधार शेरशाह सूरी के द्वारा जो है वो किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 41 अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन जो है उसके लिए या उसकी जो धार्मिक कट्टरता है उसके लिए? 4 ऑप्शन नीचे भी हैं। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा या फिर सभी? आंसर की बात करते हैं तो उसकी जो धार्मिक कट्टरता है उसके लिए बिल्कुल नहीं जाना जाता है। ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल कट जाएगा। बाकी तीनों आपके सही हैं, अकबर का शासन इन तीनों चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध जो है वो नहीं रहे हैं? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर सर सैयद अहमद खां? आंसर की बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खां आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 प्रश्न है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है? दृश्य तरंगे या दृश्य प्रकाश, अवरक्त तरंग, एक्स किरण या फिर गामा किरण? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अवरक्त तरंगे जो है बिल्कुल सही होगा। इनका यूज किया जाता है टेलीविजन में रिमोट कंट्रोल के रूप में, या रिमोट जो कंट्रोल है उससे किया जाता है, ये कह सकते हैं आप। और ये जो किरणें होती हैं वो ऊष्मीय विकिरण होती हैं, जिस भी वस्तु पर पड़ती हैं उसका जो टेम्परेचर है, ताप जो है वो बढ़ा देती हैं। इस प्रकार
इसके यूज़ की अगर आप देखेंगे तो कोहरे में फ़ोटोग्राफ़ी करना हो या फिर रोगियों की सिकाई करना हो, उन सभी में आपको यूज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। ध्वनि तरंगे आपसे पूछा गया है निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं या फिर ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो ठोस और गैस दोनों ही माध्यम में जो है वो चल सकती हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अलग-अलग जो माध्यम होते हैं ना उसमें ध्वनि की चाल अलग-अलग होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः जो माध्यम होता है उसकी प्रत्यास्थता और घनत्व उस पर जो है वो निर्भर करती है। प्रश्न एक ये पूछा था ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो आपकी ठोस में जो है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नंबर द्रवों और गैसों का जो है वो आता है। अगला देखते हैं 45 प्रश्न विद्युत उपकरण जो है उसमें अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं इसलिए, सुरक्षा के लिए या फिर फ्यूज के लिए। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से आपका अर्थ का तार आप देखते हैं अर्थ का वायर एक अलग से होता है, आपके घर में भी होगा, उसी के संदर्भ में पूछा है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। 46 प्रश्न ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है इसका लास्ट है क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग पर बेस्ड जो है वो मिलेंगे। 46 प्रश्न है बेहद ही महत्वपूर्ण बहुत पूछा जाता है कि जल के अंदर वायु का जो बुलबुला है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। द्विफेसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा या फिर शंक्वाकार लेंस जैसा। बहुत पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं चलिए तो आपका ऑप्शन अपसारी लेंस जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जिसको हम अवतल लेंस भी कह सकते हैं। अवतल लेंस जैसा जो व्यवहार है वो करता है और ये जो प्रकाश किरण है उनको उसके फोकस की ओर जो है वो नहीं मोड़ता है। मैंने काफ़ी बार बताया अपसारी मतलब जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो फैल जाती हैं। अपसार किस टाइप से याद रखेंगे? आप सारे लोग फैल जाइए। जबकि इसके विपरीत अभिसारी में क्या होता है? एक ही बिंदु पर फोकस हो जाता है आपका प्रकाश। 47 प्रश्न आपका है रीजनिंग पर बेस्ड। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का जो है वो 11वां स्थान है। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो राजन का 11 नंबर का स्थान है। नीचे की ओर से वो 31 नंबर पे आ रहा है। यानी इससे पहले 30 लोग बैठे होंगे नीचे की साइड और इसका नंबर 31 नंबर पे आ रहा है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इस चीज़ को समझिए ऊपर जो है वो 10 है, यहाँ 11 है, ये 31 है। 31 और 10 होगा आपका टोटल 41 और इनमें से कह रहा है कि 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, यानी जो परीक्षा नहीं दी, वो इनमें तो आएँगे नहीं, तो इसमें 3 और आपके आ जाएँगे। और कह रहा है एक फेल भी हो गया था, तो वो एक और यहाँ पर आ जाएगा और कुल छात्र आपके पूछ लिए गए हैं। तो 41, 42, 43, 44 और एक 45। तो आपका आंसर यहाँ पर 45 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, कर ले जाएँगे। 48 प्रश्न आपका गलत संख्या छाँटनी है। 7, 28, 63, 124, 215, 342। अब बताइए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है और कौन-सी संख्या जो है वो गलत है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें डिफरेंस। तो यहाँ 7 और 28 देखिए, 28, 63 देखिए, 63, 124, 215 यानी कि धीरे-धीरे काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो डिफरेंस वाला यहाँ पर काम नहीं करेगा। मल्टीप्लाइड देखिए तो 7 चौके 28 होता है, 28 को अगर आप गुणा करेंगे 4 से तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो मल्टीप्लाइड भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। फिर हम स्क्वायर या क्यूब चेक कर सकते हैं, तो 7 जो है किसका क्यूब है? तो 7 के नज़दीक अगर आप देखेंगे तो 2 का अगर आप क्यूब करिए, तो आपका 8 होता है और इसमें से 1 घटा दीजिए, तो आपका 7 हो जाएगा। 28 में देखिए 2 के बाद आता है 3, तो 3 का क्यूब कीजिए तो 27 होगा, उसमें से 1 घटा दीजिए, तो आपका 1 घटाने पर 1 कम आना चाहिए, पर यहाँ पर तो 28 है। हो सकता है ये संख्या गलत हो, हम 63 भी चेक करते हैं। तो 63 के लिए आपको क्या करना है 4 का क्यूब कर लीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए। तो 4 का क्यूब करेंगे 64, 64 में 1 घटाएँगे 63। 124 आप जानते हैं 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है और 125 में से अगर आप 1 घटाएँगे तो आपका 124 आएगा। सेम चीज़ आगे भी फॉलो हो जाएगी। तो समझ गए आप 28 ही यहाँ पर गलत है। यहाँ पर 3 का क्यूब 27 होता है उसमें से 1 घटाया यानी 26 आना चाहिए था पर यहाँ 28 लिखा है। तो आंसर आपका ए वाला 28 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 प्रश्न सेकंड लास्ट है इस वीडियो का। उसके बाद एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। नहीं 50 प्रश्न आपका भी है इसके बाद। कथन और आपका दे रखे हैं, केवल कथन ही दे रखे हैं। आपसे कह रहा है कि दिए गए जो कथन है उनके 4 वैकल्पिक तर्क दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त तर्क जो है वो कौन-सा होगा? कथन कह रहा है
कि सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में बहुधा ही पहने जाते हैं, इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि ये महीन और शीतल होते हैं, ये ताप के कुअवशोषक होते हैं, वे सरलता से धुल जाते हैं या फिर ग्रीष्म ऋतु में सरलता से उपलब्ध होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जो ताप है उसके कुअवशोषक होते हैं ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि जो सफेद रंग होता है ना वो ज्यादा जो ताप टेम्परेचर होता है उसको अवशोषित नहीं करता है, सोखता नहीं है। ब्लैक कलर जबकि आप देखेंगे तो वो अवशोषित कर लेता है। तो जब अवशोषित कर लेगा तो कपड़े भी गर्म हो जाएंगे, आपको भी गर्मी महसूस होगी। तो ये कुअवशोषक होते हैं, यानी कि वो अवशोष जो टेम्परेचर होता है उसको अवशोषित नहीं करते हैं सफेद वस्त्र, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में जो है वो पहने जाते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जाती है, अच्छे अच्छे प्रश्न कराए जाते हैं, एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न, कूट भाषा दे रखी है कोई, उसमें कह रहा है 95789 को EGKPT ये लिखा जाता है। 2346 जो है इसको ALUR लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इसको जो है वो क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। बताइए। इस टाइप में आप एक तरीका ये भी दे सकते हैं, जैसे कि 9 है इसको ई लिखा गया है, तो आप ये भी देख लीजिए क्या 9 कहीं और आ रहा है आपका? नहीं आ रहा है। ऐसा कोई नंबर देख लीजिए जो दोनों में कॉमन हो। 2 4 3 6 2 4, तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है। आप इसमें भी देखेंगे नंबर तो ये अलग हैं, ये सारे लेटर भी अलग हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट आप जो है इसे डिनोट कर सकते हैं, यानी 2 को पूछा गया क्या लिखा जाएगा, तो 2 के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, ए है, तो 2 के लिए हम ए लिख सकते हैं जो कि चारों में है। 4 चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि चारों में है। 5 चेक करने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि तीनों में है। 3 और 9 को डायरेक्ट चेक करिए, सबसे अच्छा तरीका है। तो 3 को क्या लिखा गया है, यू लिखा गया है, तो देखिए यू किसमें है, इसमें है। वो भी हो सकता है। अब देख रहे हैं कि इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप ये थर्ड वाला चेक कर लीजिए, यानी 5 को चेक कर लीजिए। तो 5 वाला आपका ये है, सेकंड नंबर पे जी लिखा जाता है, तो सी वाला आंसर आपका यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। टोटल 50 में से कितने प्रश्न सही रहे कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? प्रश्न में था पूछा गया, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे की। लाइव आकर प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तक हम आज जो देख रहे हैं तीसरा मॉडल पेपर देख रहे हैं, इसी प्रकार आगे भी हम आपको मॉडल पेपर कराएंगे। तो सभी लोग लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस प्रश्न को जो हमने पूछा है इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में। तब तक सभी लोग कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए